नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और पीछे 5 सेट को हम लोगों ने कर लिया था। आज छठे सेट को हम लोग देखेंगे। एक एक करके हम लोग प्रश्नों पर आते हैं और मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट होता है। कितनी तैयारी हुई है ये आपको एग्जैक्ट पता चलता है इससे। इस कारण आप पूरा क्वेश्चन देखेंगे और अपनी तैयारी का आकलन करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स छोड़कर बाकी जो प्रश्न है वो सब पहले एसएससी जीडी में आ चुके हैं। एक एक करके हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, एलआईसी का नया एमडी किसे बनाया गया? तो एलआईसी का नया एमडी रामकृष्णन चंदर को बनाया गया है। रामकृष्णन चंदर एलआईसी के नए एमडी बनाए गए हैं और इनका कार्यकाल सितंबर 27 तक होगा। ऐसे तो ये फैक्ट के रूप में आप ध्यान में रखेंगे, फैक्ट के रूप में करंट अफेयर्स है, फैक्ट के रूप में इसे ध्यान में रखेंगे कि रामकृष्णन चंदर को एलआईसी का नया एमडी बनाया गया है। सितंबर 27 तक इनका कार्यकाल होगा। ऐसे कार्यकाल तो पूछेगा नहीं, फिर भी ध्यान रखेंगे। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और हम लोगों का दूसरा प्रश्न भी करंट अफेयर से ही संबंधित है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया सीआईसी किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया सीआईसी राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। और ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये भारत के 13वें सीआईसी हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 13वें सीआईसी हैं ये, मुख्य सूचना आयुक्त 13वें, और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी करंट का ही क्वेश्चन है। पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया है? पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर को बनाया गया है। आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला ये पाकिस्तान के ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है आसिम मुनीर। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि यूएनओ ने 2026 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ये 2026 को किसके रूप में मनाने का ये घोषणा किया है? तो ये तीनों सही है। महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय चारागाह भूमि और पशुपालक वर्ष, ये चारों सही है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर 4 इसमें हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है कि गुलाबो सपेरा राजस्थान की एक नृत्यांगना है, इनका संबंध किससे है? तो ये गुलाबो सपेरा जो है ये कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। कालबेलिया से इनका संबंध है। इस नृत्य को सपेरों का नृत्य भी कहा जाता है और इसमें महिलाएं नृत्य करती हैं और पुरुष जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। तो ये गुलाबो सपेरा कालबेलिया से संबंधित है और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? गुजरात का कौन नहीं है? तो गरबा, डांडिया और भवई, ये तीनों गुजरात से हैं। इसमें होजागिरी ये गुजरात से संबंधित नहीं है और होजागिरी ये त्रिपुरा का है। आप ये ध्यान में रखेंगे, ये त्रिपुरा का है और ये भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती केस में दिया और कहा कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार तो प्राप्त है, परंतु यह अधिकार असीमित नहीं है और वह संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकता। और जजों की संख्या की दृष्टि से यह केस, केशवानंद भारती केस, भारत का अभी तक का सबसे बड़ा केस है। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म की दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 2011 की जनगणना में हिंदू जनसंख्या में 16.8% की वृद्धि देखने को मिली थी। और भारत में अगर हिंदू की जनसंख्या अगर हम लोग देखें तो कुल जनसंख्या का लगभग 79.8% यहाँ पर हिंदू हैं। ठीक है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। ये पिछली बार आपसे एसएससी जीडी पूछा भी है कि कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई हिंदुओं में, तो 16.8% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है कि अर्णव चक्रवर्ती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अर्णव चक्रवर्ती ये सरोद से संबंधित है। ठीक है, सरोद बजाते हैं ये। अगला प्रश्न तो फैक्ट आधारित ये भी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन 4 कार्बन परमाणुओं से बना एक सीधी श्रृंखला कह रहा है, सीधी श्रृंखला वाला अल्केन है जिसमें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अल्केन में आप ध्यान में रखेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है अल्केन का CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है, और कह रहा है कि सीधी श्रृंखला वाले 4 कार्बन। ठीक है, सीधी श्रृंखला वाले 4 कार्बन, तो पहले हमने 4 कार्बन बना दिया और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या जो होती है वो n का डबल होता है। ठीक है, और उसमें फिर हम लोग को 2 जोड़ना पड़ता है। कार्बन अगर 4 है तो यहाँ पर उसका डबल 8 होगा हाइड्रोजन, और फिर उसमें 2 और जोड़ेंगे, मतलब टोटल हाइड्रोजन की संख्या 10 होगी। ठीक है, इसमें 10 हाइड्रोजन होंगे, 10 हाइड्रोजन, सब जगह से एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, सभी जगह से एक एक हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि ये सीधी श्रृंखला वाला कह रहा है। और सीधी श्रृंखला वाले जो अल्केन होते हैं, अगर 1 रहेगा तो मिथ, 2 रहेगा तो इथ, 3 रहेगा प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट। तो यहाँ 4 ही कह रहा है, तो 4 तो होगा तो ब्यूटेन होगा। ठीक है, लेकिन 2 ब्यूटेन यहाँ दिए गए हैं, आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रश्न में सीधी श्रृंखला का कह रहा है तो सीधी श्रृंखला में ये नॉर्मल ब्यूटेन होगा, ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन है। ठीक है, अगर आइसोब्यूटेन रहता तो ये सीधी श्रृंखला का नहीं रहता, तीसरे कार्बन से वहां एक और कार्बन नीचे आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर सीधी श्रृंखला नहीं बन पाती, इसमें इस तरह से हो जाता, 3 और तीसरे से ही एक और नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार ये सीधी श्रृंखला नहीं बनती, इस कारण आइसोब्यूटेन इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर नॉर्मल ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आपसे पिछली बार जीडी पूछा है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस वेद में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है? दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख किया गया है और यह युद्ध पुरुषनी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध था, इस कारण इस युद्ध का नाम दशराज युद्ध रखा गया था। हम लोग अगले प्रश्न पर आए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश में दूल्हे का पारंपरिक तलवार है? दूल्हे के पारंपरिक तलवार की बात पूछी गई है। अरुणाचल प्रदेश में पारंपरिक तलवार, ठीक है, दूल्हे का पारंपरिक तलवार अरुणाचल प्रदेश में बौछ होता है। ठीक है, बौछ को हम लोग कहते हैं, वहां की अरुणाचल प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा में, दूल्हे के पारंपरिक वेशभूषा में ये तलवार आती है, उसे बौछ कहते हैं।
वॉच ऑप्शन में नहीं है, इस कारण आपका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।